आइए समझते हैं विधायिका के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। जो लोग नए हैं वे क्या करें, शशि IAS अकेडमी को फॉलो कर लें। देखिए, विधायिका के बारे में यदि हम बात करते हैं तो केंद्र की अपनी विधायिका है, यानी कि केंद्र की अपनी विधायिका है जिसे संसद कहा जाता है, और राज्य सरकारों की बात करते हैं तो उनकी अपनी विधायिका है जिसे विधानमंडल या विधानसभाएं भी कह सकते हैं। वैसे विधानमंडल आप कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि किताब में भी आपको विधानमंडल ही देखने को मिलेगा। चलिए फिर से इसको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, विधायिका को दो भागों में बांटा गया है। केंद्र की अपनी अलग विधायिका है और जिसे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, और राज्य सरकारों की बात करते हैं तो उनकी अपनी विधायिका है जिसे क्या कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केंद्र, लिख देता हूँ केंद्र, लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संसद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संसद। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्य, राज्य सरकारों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इसके भी विधायिका का नेम में लिख देता हूँ तो विधानमंडल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, विधानमंडल लिख देता हूँ। अब आइए बात कर लेते हैं पहले संसद का निर्माण कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे ये संसद है। तो जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख बॉडी आते हैं उसे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से तीन प्रमुख बॉडी हैं, तीनों को समझिएगा। एक तो पहली बात करते हैं लोकसभा, दूसरी बात करते हैं राज्यसभा, और तीसरी बात करते हैं राष्ट्रपति। ये है आपकी केंद्र की विधायिका। तो केंद्र की विधायिका क्या है, संसद है, और संसद में तीन प्रमुख बॉडी है या तीन प्रमुख अंग है। वे कौन कौन से हैं, एक तो लोकसभा है, दूसरी है राज्यसभा, और तीसरे है राष्ट्रपति। फिर से समझिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं ना ही वे लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। यानी कि अगर तीनों में से कोई एक नहीं होंगे, तीनों में से एक कोई अंग नहीं होंगे तो या नहीं होगा तो ये मान के चलिए संसद इनकम्प्लीट मानी जाएगी, यानी कि संसद अपूर्ण मानी जाएगी। तो संसद तभी कंप्लीट मानी जाएगी या संसद का तभी पूरा माना जाएगा कि संसद अब कंप्लीट है तो जब इसमें तीन प्रमुख बॉडी होंगे, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य विधायिका के बारे में बात करते हैं। राज्य विधायिका के बारे में बात करते हैं तो विधानमंडल की बात की गई है। अब विधानमंडल में अगर देखा जाए तो विधानमंडल में विधानसभा, विधानमंडल में देखा जाए तो विधानसभा है, फिर देखा जाए तो विधान परिषद है, विधान परिषद है, और फिर अगर देखा जाए तो राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल। फिर से इस बात को समझिएगा, जिस तरह से राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल जो होता है ना तो विधानसभा का सदस्य होता है ना ही विधान परिषद का सदस्य होता है, बल्कि विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब यहाँ पर एक और बातें समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक और बातें समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर एक और बातें समझ लीजिए। विधान परिषद यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, कोई चीज़ें अगर जैसे मैं बोलता हूँ तो अगर इधर उधर हो जाए तो उसको ज़्यादा केयर मत किया करें। ठीक है, मतलब जो मैं बोलता हूँ उसको ज़्यादा केयर किया करें। अगर कोई चीज़ें मैं नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। वो वही चीज़ें जो मैं बोलता हूँ कई बार इधर उधर हो जाती है। बाकी मेरा कोशिश ये रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है समझाते समय कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, वर्ड छूट सकते हैं या कोई लेटर्स वगैरह हो सकता है छूट जाए, तो इतना थोड़ा से समझदार तो बन ही जाइए, आप समझ लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे कि आपने सुना हुआ भी है कि बहुत सारे राज्य बहुत सारे राज्य हैं जिनके पास केवल और केवल एक सदनीय व्यवस्था है। तो क्या उन्हें विधानमंडल नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, केवल 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए, यहाँ पर विधानमंडल दो प्रकार के हैं, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, विधानमंडल दो प्रकार से हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक लिख देता हूँ, एक सदनीय व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था। विधानमंडल भी आप देख सकते हैं एक सदनीय व्यवस्था, और दूसरा अगर देखा जाए तो द्विसदनीय व्यवस्था में है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था।
ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए एक सदनीय व्यवस्था का मतलब ये हो जाएगा, एक सदनीय व्यवस्था का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर विधानसभा और विधानमंडल होंगे। ठीक है, ऐसे राज्य जिनके पास विधानसभा और विधानमंडल है, उन राज्यों को क्या कहा जाएगा, या उन राज्यों में क्या है, कौन सी व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक सदनीय विधानमंडल कहाँ पर है, तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल ही है। ठीक है, जहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल होंगे, जहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल होंगे। अब बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, और जहाँ पर क्या होगा, विधान परिषद भी होंगी। ऐसे राज्य जिनके पास विधान परिषद भी होंगे, वहां की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कहा जाएगा। जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी होंगे। ठीक है, राज्यपाल भी होंगे, तो फिर वहां पर क्या माना जाएगा, द्विसदनीय व्यवस्था माना जाएगा। तो 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जिनके पास, अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर देख लीजिएगा, नहीं तो बाकी मैं आपको यहाँ पर बगल PDF लगा दूंगा, यानी कि एक फोटो में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक सदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, वहां पर विधान परिषद नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, एक सदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर विधान परिषद नहीं होंगी, उन राज्यों को एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य कह सकते हैं। और जिस राज्य के पास विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य बोला जाएगा। ठीक है, फिर से इसको समझिएगा, एक सदनीय में विधानसभा और राज्यपाल तो होंगे। देखिए हर जगह राज्यपाल अनिवार्य होंगे, केवल और केवल विधान परिषद की ही बात होगी। तो विधान परिषद कुछ 6 ऐसे राज्य हैं, 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, और बाकी राज्यों के पास अगर देखा जाए, तो केवल और केवल एक सदनीय व्यवस्था है। आइए मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, ज्यादा अच्छा होगा यही समझा देता हूं। ठीक है, आइए अच्छे से आपको क्लियर। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय व्यवस्था है। आइए मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर बता ही दे रहे हैं, बार बार इसे इंटरनेट की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पर आप देख लेना। कोई बात नहीं, अब आपको नहीं देखना होगा इंटरनेट पर, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। देखिए वैसे जम्मू कश्मीर की जो अभी प्रॉब्लम्स है वो अलग है, तो जम्मू कश्मीर को अगर हम काट देते हैं तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। और द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, हमने आपको बताया कि विधानसभा कंपल्सरी है, और विधान परिषद और राज्यपाल। अब ध्यान रखिएगा, राज्यपाल। तो यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। इन सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो द्विसदनीय व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर आपने जो हमें समझाया है वो क्लियर है, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। आइए समझते हैं लोकसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में, फिर हम समझेंगे राज्यसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में हम समझेंगे, और फिर हम समझेंगे किसी दिन राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में हम समझेंगे। इस क्लास में हम केवल लोकसभा और विधानसभा के बारे में समझेंगे, और राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में हम समझेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी करते चलिए कि हाँ सर आपने जो हमें समझाया है वो बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए बात करते हैं लोकसभा के बारे में। संसद यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ विधानमंडल, ताकि आपको क्लियर रहे, विधानमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ लोकसभा के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ विधानसभा के बारे में। किसके बारे में समझाने वाला हूँ, विधानसभा के बारे में। तो आइए समझते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इसमें लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी
तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। और विधानसभा में अगर जाए तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। कितनी हो सकती है? 500। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। कितना? 500 हो सकती है। और न्यूनतम सीटों की संख्या अगर देखा जाए, न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम सीटों की संख्या हो सकती है, न्यूनतम सीटों की संख्या 60। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, 500 हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, यानी कि 500 हो सकती है। और न्यूनतम सीटों की बात करते हैं तो 60 हो सकती हैं। तो न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद के रूप में देखा जाए तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, 30-30 है, 30-30 सीटें ही निर्धारित की गई हैं और 40 और 46 है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सीट है, सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30 सीट है, और गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, नागालैंड में 46 सीटें हैं। ठीक है, न्यूनतम लेकिन सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ की स्थिति अलग है, इसलिए यहाँ अपवाद के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया संसद में सबसे पहले लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हमने आपको समझाया कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। और विधानमंडल में हमने आपको बताया विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फिर बात करते हैं विधानसभा की बात करते हैं तो इसे भी क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो इसे भी क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जा सकता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जा सकता है, और इसे भी क्या कहा जा सकता है? अस्थायी सदन भी इसे भी कहा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसे भी निम्न सदन कहा जा सकता है, कहा जाता है या कहा जा सकता है, और अस्थायी सदन कहा जा सकता है। ठीक है, और इसे भी निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है या कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और विधानसभा का भी सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का भी सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए? व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लोकसभा के सदस्य आपको बनना है तो आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो 25 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, जो लोकसभा के सदस्य बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा के सदस्य बनेंगे, जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं या बनेंगे उन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। और जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आइए एक और बातें मैं आपको बताता हूँ। इसे अस्थायी सदन क्यों कहा गया है और इसे भी अस्थायी सदन क्यों कहा गया है? देखिए, अगर लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भंग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोकसभा को 5 साल के पहले, यानी कि इसकी टाइम होने से पहले इसको भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को
5 वर्ष के पहले ही भंग किया जा सकता है, यानी कि समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन बोला जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो अस्थायी सदन इसे किस लिए बोला जाता है? क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इसे 5 वर्ष के पहले ही भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे भी अस्थायी सदन कहा गया है। ठीक है, तो विधानसभा को भी अस्थायी सदन कहा गया है। फिर दूसरी बात करते हैं, इसके जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जनता स्वयं अपने लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। जनता स्वयं अपने लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, या डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता यहाँ पर क्या करती है? डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पर एक और बातें अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक और बातें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा की सीटें किसी राज्य की हैं तो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, यानी 403 सीटें हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। संसद के एक अंग के बारे में हमने यहाँ पर आपको समझाया, जिसके अंतर्गत हमने आपको लोकसभा के बारे में बताया, और दूसरी बात विधानमंडल के एक अंग के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको विधानसभा के बारे में आपको हमने अच्छे से समझा दिया। चलिए जैसे कि बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो गणेश वासुदेव मालवांकर हैं, जिन्हें जीवी मालवांकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवी मालवांकर कहा जाता है। जीवी मालवांकर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जीवी मालवांकर कौन है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरे या पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ठीक है, तो हमने आपको समझाया लोकसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हमने आपको समझाया कि यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी सीटों की संख्या है? अगर निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं तो 543 है। निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं तो 543 सदस्य हैं कहाँ पर? लोकसभा में। और वैसे अगर देखा जाए तो एंग्लो इंडियन को भी जोड़ देते हैं, वैसे अब इन्हें खत्म कर दिया गया है, तो 545 अभी डेटा में आपको हो सकता मिल जाए, तो 545 भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे अगर डेटा में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो निर्वाचित सदस्य 543 ही अभी वर्तमान में हैं। फिर भी अगर आपसे कोई कहता है तो मान लीजिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, तो हमने आपको वो समझाया लोकसभा के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाए। हमने आपको बताया कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधानसभा को भी क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और विधानसभा को भी अस्थायी सदन कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और विधानसभा का भी अगर किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपके पास कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर भी विधानसभा के सदस्य बनना है आपको 25 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। फिर हमने आपको बताया कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है। और इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे वो विधानसभा की बात करें। अब आइए समझते हैं कि संसद के एक अन्य अंग के बारे में, यानी कि दूसरे अंग के बारे में राज्यसभा, और विधानमंडल के दूसरे अंग के बारे में विधान परिषद के बारे में आइए समझते हैं। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तब तक यदि मेरी क्लासेज आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप लोग दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मालवांकर या गणेश वासुदेव मालवांकर, और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ओम बिड़ला है। ठीक है,
आइए इधर बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में और इधर विधान परिषद के बारे में। आइए बात करते हैं इधर तो आप लोग जल्दी से दूसरों को भी शेयर करते चलिए। यदि क्लास बेहतर लग रही है तो कमेंट जरूर करते चलिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार है दोस्तों। तो फिर से यहाँ मैं लिख देता हूँ संसद के बारे में और यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ विधानमंडल के बारे में। यहाँ पर फिर लिख देता हूँ विधानमंडल। संसद के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा, संसद के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। और संसद के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा, जिसके बारे में आपको समझाने चल रहा हूँ, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए तो विधानमंडल में हमने आपको विधानसभा के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पढ़ाना है विधान परिषद के बारे में। तो इसको अगर आप कहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। विधानसभा, विधानसभा को हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ विधान परिषद के बारे में, यानी कि अब आइए हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर आइए पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, इसे भी उच्च सदन कहा जाएगा, ठीक। दूसरी बात करते हैं इसे, इसमें अगर देखा जाए तो यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और उसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लोकसभा अस्थायी सदन है और विधानसभा भी अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद जो है दोनों ही स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं हो सकती हैं, हमेशा ये निरंतर चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी सदन कहा गया है। फिर बात करते हैं कि अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है, आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको क्या करना होगा? भारत की नागरिकता लेनी भारत की नागरिकता लेनी होगी। आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक आप हो। और विधान परिषद के भी आपको सदस्य बनना है तो आप क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर बात करते हैं कि कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो इधर भी आप देखिए तो 30 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा के भी सदस्य बनना है, राज्यसभा के सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी कंप्लीट होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और विधान परिषद के सदस्य बनना है तो आपकी कितनी वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर 1/3 सदस्य है, यहाँ पर 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पर भी वही कंडीशन, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी जो एक तरीके से 1/3 सदस्य, विधान परिषद के भी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते रहते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं। उसी तरह से राज्यसभा के बारे में हमने आपको बताया कि राज्यसभा के भी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ पर भी विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष होता है यानी कि इनडायरेक्ट होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बातें आ जाती हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उन्हें भी क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सांसद
सांसद कहा जाएगा, इन्हें भी क्या कहा जाएगा, सांसद कहा जाएगा। जैसे लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, वैसे ही राज्यसभा के भी सदस्यों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। और फिर बात करते हैं विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, विधायक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विधायक कहा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरह से विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा गया या विधायक कहा जाता है या विधायक होते हैं, उसी तरह से विधान परिषद के भी जो सदस्य होते हैं वे विधायक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको समझाया राज्यसभा के बारे में कि यह उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और भारत के अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो भारत के नागरिक आप हों, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और 6 वर्ष कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते रहते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो विधान परिषद में भी है कि उच्च सदन इसे भी कहा जाता है, स्थायी सदन इसे भी कहा जाता है। इसके सदस्य बनना है तो इसकी भारत के नागरिक आप हो, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते रहते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष होता है, इनका भी जो इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई अगर यहाँ पर एक और बात है, अगर देखा जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात कर सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं, सदस्यों की संख्या, चलिए कोई नहीं, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। थोड़ा से लिख देता हूँ, नहीं बाद में आप लोग कमेंट करने लगते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 राज्यसभा में, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 13, वर्तमान में देखा जाए तो 200 कितनी है, 245 है। तो वर्तमान में 245 सदस्य इसमें मौजूद हैं, यानी कि सदस्य हैं। अब यहाँ पर एक बातें मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पर एक बातें छूट रही थी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है साहित्य विज्ञान कला में। ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है साहित्य विज्ञान कला में। आपको अच्छे से बता दिया है राज्यपाल के बारे में, राज्यसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सदस्य होता है, वही उपसभापति, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से राज्यसभा और विधान परिषद और लोकसभा और विधानसभा के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई बातें हैं तो एक बार जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक साथ देखेंगे। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर दिया तो अगली क्लास में हम जरूर देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में एक साथ और बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो